चैप्टर्स 361, 362, 363, 364। चैप्टर स्टार्ट। बैटल एकदम आग की तरह चल रहा था। लिटिल बीस्ट किंग इतना खौफनाक है। हम यहाँ इतने सारे लोग हैं, फिर भी उस पकड़ नहीं पा रहे। टाई जियान हुआ को हील करते हुए बैटल को देख रहा था। उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस लगातार बदल रहे थे। उसकी ताकत तो आसमान छू रही है, इतने खतरनाक स्टेज तक पहुंच गया है अब। टाई डाओकू सामने चल रहे बैटल को देख रहा था और उस महसूस हो रहा था कि अब वो बीच में दखल नहीं दे सकता। तो ये बात है, इसलिए वो इतने घमंड से हमारा रास्ता रोक कर खड़ा था। ऐसी फाइटिंग पावर, लेकिन भले ही वो कितना भी खतरनाक हो, क्या कर लेगा? दो हाथ चार हाथों का मुकाबला नहीं कर सकते। बैटल स्टेज तक आ चुका है और हम अब भी 7 लोग हैं। ये एक ग्रुप की ताकत है। फैंग झेंग, ये लड़ाई तुम हार चुके हो, इसमें कोई शक नहीं। टाई रुओन एक ऊंचे पत्थर से बैटल की सिचुएशन को ऑब्जर्व कर रही थी। उसकी नजरों के सामने टाई बाजू और 5 दूसरे लोगों ने फैंग युआन को एक घेरे में ले रखा था, और इस घेरे के चारों तरफ ग्रीन रैटन शेल ग्रास सोल्जर्स की एक बड़ी तादाद ने एक मजबूत जाल बना लिया था। साथ ही कुछ रतैन शेल ग्रास सोल्जर्स आपस में मिलकर रैंक 4 ग्रास स्वॉर्ड एलीट सोल्जर्स बन रहे थे। नतीजा तो पहले से ही तय है। लिटिल बीस्ट किंग, अपने चारों तरफ देख। तुम बुरी तरह से घिर चुके हो, क्या आप भी जिद पे अड़े रहना चाहते हो? चुपचाप खुद को हमारे हवाले कर दो, शायद बचने का कोई रास्ता निकल आए। टाई जियान हुआ खड़ी हुई और फैंग युआन के लड़ने के जज्बे को तोड़ने की कोशिश करने लगी। उसके GHAAV टाइम उन्हें पहले ही भर दिए थे और अब उसमें दोबारा लड़ने की ताकत आ चुकी थी। फैंग झेंग, पंख लगाकर भी यहां से बच के निकलना तुम्हारे लिए नामुमकिन है। टाइमू ने टाई जियान हुआ के पास से कहा। बच के निकलना नामुमकिन है? फैंग युआन ने अचानक जोर लगाया और टाइबाजू को पीछे धकेल दिया। उसके चेहरे पर एक मजाक उड़ाने वाली मुस्कान आ गई। सच में? पंख लगाकर भी नहीं भाग सकता? चलो ट्राई करके देखते हैं। वुश! एक तेज दर्द के साथ लोहे जैसी चमक वाले काले हड्डियों के पंखों का एक जोड़ा फैंग युआन की पीठ से पूरी तरह फैल गया। ये तो सच में इसके पास क्या? टाई क्लैन के ग्रुप की हैरान नजरों के सामने फैंग युआन ने अपने पंख फड़फड़ाए और धीरे से जमीन से ऊपर उठा और हवा में उड़ता चला गया। टाइमू ने कभी नहीं सोचा था कि उसके लफ्ज एक भविष्यवाणी बन जाएंगे, और वो बस हक्का बक्का रह गया। इंटेल में तो कहीं नहीं लिखा था कि लिटिल बीस्ट किंग के पास कोई फ्लाइंग टाइप गू है। ये साफ साफ रैंक 4 फ्लाइंग टाइप गू है। इसके पास ये आया कहां से? टाई जियान हुआ अपनी एड़ फाड़े हैरानी से देख रही थी। फ्लाइंग टाइप गू एक तरह के मूवमेंट गू वॉर्म्स दी। वो काफी महंगे और बहुत रेयर भी थे, इसलिए कुछ हाई गू मास्टर्स के पास ये होते थे। फैंग जेंग उठ सकता है, तभी वो इतने घमंड से हमें रोक रहा था। टाई डाओकू तुरंत समझ गया। टाई रुओन का चेहरा भी बिगड़ गया। उसके रट्टे शेल ग्रास सोल्जर्स हवा में मौजूद टारगेट के खिलाफ बेकार थे। जैसे हाईफैंग युआन उड़ा, उसके मेहनत से बनाए घेरे में एक बड़ा सा छेद हो गया। तुम सब पैनिक क्यों कर रहे हो? ठीक उसी पाल टाई बाजू की जोरदार आवाज सबके कानों में गूंजी। यह रैंक 4 अपर स्टेज स्ट्रेंथ पाथ कल्टिवेटर टाई क्लैन की नींव का पत्थर था, और इस वक्त उसकी इल्म तेज रोशनी से चमक रही थी। उसके ढेर सारे अनुभवों ने यूज फैंग युआन की एक कमजोरी ढूंढने में मदद की। फ्लाइंग टाइप गू को कंट्रोल करना इतना आसान होता है क्या? कुदरती तौर पर इंसान जमीन पर चलते हैं, अगर उन्हें आज़ादी से उड़ना है तो उसके लिए कड़ी मेहनत और प्रैक्टिस लगती है। और उड़ते उड़ते लड़ना, उसके लिए तो और भी ज्यादा ट्रेनिंग चाहिए। अरे, महान रेंजू का बेटा वर्डेंट ग्रेट सुन भी उड़ते हुए ही मारा था। इस लिटिल बीस्ट किंग को ये फ्लाइंग टाइप गू माइल हुए कितना हाई टाइम हुआ होगा? टाई बाजू के शब्दों ने टाई क्लैन के ग्रुप को होश में लाया और उनका जोश फिर से जाग उठा। हाँ, ये सही है। इंटेल में फैंग झेंग के पास किसी फ्लाइंग टाइप गू का जिक्र नहीं था। यूज यह बोन विंग्स हाल ही में मिले होंगे। उड़ने के लिए बहुत प्रैक्टिस चाहिए, ये ऐसी चीज नहीं है जिसे उठाया और तुरंत इस्तेमाल कर लिया। लिटिल बीस्ट किंग बहुत हाई ना समझ है। मैं चीज ये है कि हम बहुत खुशकिस्मत हैं कि सीनियर टाई बाजू हमारे साथ हैं। टाई क्लैन के ग्रुप का फाइटिंग स्पिरिट वापस आ गया। मेरे पास दूर तक अटैक करने के तरीके कम हैं, तुम लोग अटैक करो और उस नीचे उतारो। फैंग झेंग, तुमने बहुत ही बेवकूफ़ी भरा कदम उठाया है। अगर तुम संभाल कर लड़ते रहते तो कुछ देर और टिक सकते थे, लेकिन अब तुमने खुद को ही फंसा लिया है। टाई बाजू ने जोर से चिल्लाकर कहा। तुम्हें ऐसा लगता है? फैंग युआन धीरे से मुस्कुराया, उसकी इल्म में दया का भाव था। लिटिल बीस्ट किंग, तुम ज्यादा देर तक खुश नहीं रहोगे। गोल्डन नीडल मॉस्किटो, हाँ,
टाई आओ कई हमला करना ही चाहता था कि अचानक उसका चेहरा सख्त हो गया। अभी थोड़ी देर पहले की लड़ाई में उसके गोल्डन नीडल मॉस्कीटो गू पहले ही खत्म हो चुके थे। ये सब इसलिए हुआ क्योंकि उसने देखा कि फैंग युआन गोल्डन नीडल मस्कीटोज के हमले से बच नहीं रहा था, इसलिए उसने उन्हें खुलकर इस्तेमाल किया। लड़ाई भी काफी इंटेंस थी जिस वजह से वो गोल्डन नीडल मस्कीटोज के भारी खर्च को भूल गया। गड़बड़ है, मेरा स्टार एरो गू तो पहले हाई लिटिल बीस्ट किंग ने बर्बाद कर दिया। लन्नत है, मेरे पास सिर्फ डुफ्लावर रेन गू बचे हैं। ऐसी हाई सिचुएशन कम या ज्यादा सबके साथ हो रही थी। टाई बाजू का दिल डूब गया। पता चला कि लिटिल बीस्ट किंग पहले से ही तैयार था और अपने सारे प्लान्स दिल की गहराइयों में छुपा कर रखा था। कोई बात नहीं, मेरे पास ब्लेड ची गू है और मैं लॉन्ग डिस्टेंस फाइट कर सकता हूं। टाई डाओ को खड़ा हुआ। मेरे पास स्नोबॉल गू है और मैं लिटिल बीस्ट किंग को कुछ अंजाम भुगतने पर मजबूर कर सकता हूं। एक और टाई क्लैन गू मास्टर भी खड़ा हो गया। एक से भले दो, इस टाई क्लैन ग्रुप में 7 लोग दी और इसलिए उनके पास ढेर सारे तरीके थे। भले हाई फैंग युआन ने इस पर निशाना लगाया था, वो उनके सारे तरीकों को खत्म नहीं कर पाया था। लिटिल बीस्ट किंग नीचे आ। टाई डाओ कू ने ब्लेड की एक किरण भेजी। ब्लेड ची सीटी बजती हुई फैंग युआन की तरफ बढ़ी, लेकिन फैंग युआन ने अपने पंख हल्के से फड़फड़ा कर उससे बच गया। 3 स्नोबॉल्स फैंग युआन के पीछे हटने के रास्ते को रोकने के लिए आगे बढ़े। फैंग युआन ने अपना बाण पंख मोड़ा और एक फुर्तीला घुमावदार मूवमेंट किया और स्नोबॉल्स के बीच के गैप से सुरक्षित निकल गया। इस सीन को देखकर टाई बाजू का दिल जोर से धड़का और एक बुरा एहसास उठने लगा। उसने इतनी आसानी से उन्हें झल दे दिया, क्या ये किस्मत थी? जल्द ही टाई क्लैन का ग्रुप हैरान और लाचार महसूस करने लगा क्योंकि फैंग युआन बड़ी ही फुर्ती और कॉन्फिडेंस से उनके अनगिनत हमलों से बच रहा था। फ्लाइंग टाइप गू पर उसका इतना अच्छा कंट्रोल है। लन्नत है, हमारे हमले यूएस तक पहुंच ही नहीं पा रहे हैं। मेरा प्राइमेवल एसेंस पहले ही सूख रहा है। ब्लेड चीगू का कंजम्पशन बहुत ज्यादा है। लगता है इस बार हमें फैंग झेंग को बच निकलने देना पड़ेगा। टाई क्लैन के ग्रुप के हमले धीरे धीरे कम होने लगे। लिटिल बीस्ट किंग, मानना पड़ेगा, तुम वाकई में एक टैलेंट हो। आज हमने तुम्हें आसानी से जाने दिया, वो भी तुम्हारे टैलेंट की वजह से। लेकिन अगली बार जब हम मिलेंगे तो बच के रहना। टाई रुओनन ने भारी आवाज में चेतावनी दी। फैंग युआन को लगा जैसे उसने दुनिया का सबसे बेकार जोक सुना हो और वो जोर जोर से हंसने लगा। किस बात पर हंस रहे हो? टाई बाजू के दिल में उठा बुरा एहसास और भी गहरा हो गया। हाँ, मैं तुम्हारी नाइविटी पर हंस रहा हूं। और किस पर? वे क्यों भागूंगा? असली लड़ाई तो अब शुरू हुई है। ये कहने के बाद फैंग युआन ने ऑल आउट एफर्ट गू और स्ट्रेंथ ची गू को एक साथ एक्टिवेट किया। ग्रीन बुल, हॉर्स, स्टोन टर्टल, व्हाइट एलिफेंट और ब्लैक पाइथन, 5 बीस्ट फैंटम्स ठोस हो गए और नीचे बरस पड़े। बम बम बम। एक पाल में बैटलफील्ड कांप उठा, पत्थर टूट गए और हर तरफ धूल उड़ने लगी। रैटन शेल ग्रास सोल्जर्स या तो हवा में उछाल गए या बर्बाद हो गए और टाई क्लैन का ग्रुप दीवानों की तरह पीछे हटने लगा। अटैक! हम चुपचाप मार नहीं खा सकते। यूज बैटलफील्ड को कंट्रोल करने का टाइम मत दो। टाई बाजू गुस्से से दहाड़ा और दूर से ही अपनी कटोरी जैसे मुट्ठियों से फैंग युआन पर पंच मारा। एक अदृश्य शानदार मुट्ठी की एनर्जी जोर से फट पड़ी और उसने आवाज की गाती को भी तोड़ दिया, एक सोनिक बूम पैदा करते हुए। लेकिन फैंग युआन ने पंख फड़फड़ाए और ऊपर उठ गया, आसानी से हमले से बच गया। टाई बाजू ने लाचारी से आह भरी। उसकी मुट्ठी की एनर्जी शायद लॉन्ग रेंज अटैक थी, लेकिन उसकी पहुंच बहुत कम थी। वो एक स्ट्रेंथ पाथ गू मास्टर था। इस पाथ में हमेशा से लॉन्ग रेंज अटैक मेथड्स की कमी रही थी। फैंग युआन को एक अजीब चीज कहा जा सकता था क्योंकि उसका स्ट्रेंथ ची गू पुराने की पाथ से आया था। टाई बाजू के याद दिलाने पर दूसरे टाई क्लैन गू मास्टर्स ने बीस्ट फैंटम से बचाव किया और हवा में हमले करने लगे। लेकिन फैंग युआन ने बेजोड़ उड़ने की सहमता दिखाई। कभी वो एक तितली की तरह था, हमलों के बीच नाचता और फुर्ती से उनसे बच जाता। कभी वो एक गॉसहॉक की तरह आसमान की तरफ उड़ता, लोगों को लाचार होकर देखते रहने पर मजबूर कर देता। कभी वो अपने हड्डियों के पंखों से एक स्विफ्ट की तरह आग बनाता। और कभी वो हवा में रुक कर मौके का इंतजार करता, बिल्कुल एक ड्रैगन फ्लाई की तरह। ज्यादातर हमलों से वो बच गया, और कुछ हमले जो उसके शरीर पर लगने में कामयाब हुए, उन्हें गोल्डन शील्ड गू की डिफेंसिव लाइट ने रोक लिया। ये नामुमकिन है। उसकी उड़ने की काबिलियत इतनी जबरदस्त कैसे हो सकती है? इस लेवल का कंट्रोल लैन में ही होंग फे यू या फे यू वांग से कम नहीं है। लैन में है,
होंग फे यू और फी यू वांग उड़ने में एक्सपर्ट थी और पूरे सदर्न बॉर्डर में मशहूर थे। टाई क्लैन का ग्रुप हैरान और दहशत में था। फैंग युआन लगातार गू वॉर्म्स एक्टिवेट करके अपने दिल की खुशी के लिए हमले कर रहा था। पहले की लड़ाई सिर्फ इस मौजूदा सिचुएशन को बनाने के लिए थी। टाई रुओनन का चेहरा राख जैसा हो गया था। उसने इतनी मेहनत से इतने सारे रक्ते शेल ग्रास सोल्जर्स बनाए थे, लेकिन अब वो सिर्फ चुपचाप मार खा सकते थे। ऊपर से इसने उसका बहुत सारा प्राइमिवल एसेंस भी बर्बाद कर दिया था। मर फैंग युआन काफी देर तक हवा में रुका रहा और फिर अचानक उसे एक मौका दिखा और वो नीचे झपटा। टाइम्यू, संभाल के, जल्दी हटो। टाइमू ने दूसरों की दर भरी चीखें सुनी और घबराहट में ऊपर देखा। सूरज की चमकती रोशनी सबसे पहले उसकी ऊँग में चुभी। फिर उसने एक काली परछाई को एक गॉसहॉक की तरह नीचे झपटते हुए देखा। तेज सीटी की आवाजें तुरंत उसके कानों में भर गईं। एक बहुत बड़ा खतरा उसके दिल में समा गया। गड़बड़ है, भागो। ये ख्याल उसके दिमाग में अभी आया ही था कि फैंग युआन के हाथों ने उसके कंधों को पकड़ लिया। बीस्ट फैंटम रिट्रैक्ट। फैंग युआन की ताक तूफान पर थी और उसने अपने हाथ फैलाकर बेरहमी से उसके दोनों हाथ उखाड़ दिए। खून एक झरने की तरह बह निकला और टाइमू के दोनों हाथ कंधों से अलग हो गए। एक जबरदस्त दर्द ने टाइमू के दिमाग को डुबो दिया और वो गुस्से से दहाड़ा। उसका सुंदर चेहरा एक खौफनाक चीज में बदल गया। बम! फैंग युआन ने फिर से जोर लगाया और अपने हाथ पटके टाइमू का सर एक तरबूज की तरह फोड़ दिया गया। एक पाल में खून और दिमाग का गुड़ा फैंग युआन के शरीर, चेहरे और बालों पर छिटक गया। चाहे वो भूरा दिमाग का गुड़ा हो या लाल खून, यहां तक कि ईद भी फैंग युआन के कपड़ों पर चिपक गई। खून की गहरी बदबू नाक में घुस गई। अगर कोई और होता तो शायद वही उल्टी कर देता, लेकिन फैंग युआन इसे ऐसे सूंघ रहा था जैसे ये दुनिया की सबसे मजेदार खुशबू हो। वो इसका मजा ले रहा था और उसके दिल की गहराइयों में एक बहुत ही तेज उत्तेजना थी। मौत, कितनी मीठी खुशबू है इसकी। मारो, मारो। जिंदगी के फूल को खून में खिलने दो। उसने अपना सर पीछे किया और दहाड़ा, असल में एक पोअम इम्प्रोवाइज कर डाला। टाइमू की मौत देखकर टाई क्लैन के ग्रुप की ईर्ख गुस्से से लाल हो गई। उनके गुस्से की आग आसमान और समुंदर को भी जला सकती थी। चैप्टर 362 1 vs 7 3/4। तुमने टाइमू को मारा, मैं तुम्हें मार डालूंगी। टाई जियान हुआ ने अम्ब्रेला लोटस गू उठाया। चिल्लाते हुए वो आगे बढ़ी। फैंग युआन हल्का सा मुस्कुराया, टाई जियान हुआ के पास आने का इंतजार किया, फिर तेजी से अपना शरीर घुमाया, अपने पंख खोले और बड़े हाई स्टाइल से टाई जियान हुआ के पास से गुजर गया। टाई जियान हुआ 5-6 कदम आगे बढ़ने के बाद रुक गई। उसका खूबसूरत चेहरा एकदम सुन्न था। एम्ब्रेला लोटस गू जमीन पर गिर गया। उसकी गर्दन पर धीरे धीरे खून की एक लकीर दिखाई दी। फिर खून एक फव्वारे की तरह बाहर निकला और उसका सर उठ गया। उसकी गर्दन कट चुकी थी। जियान हुआ! टाई क्लैन के ग्रुप ने दुख से चिल्लाया, लेकिन इससे वो जिंदा वापस नहीं आ सकती थी। टाई बाजू तेजी से उसके पास आया। फैंग युआन जोर से हंसा, अपने पंख फैलाकर आसमान में उड़ गया। टाई बाजू को रॉटन शेल ग्रास सोल्जर्स ने रोक लिया था। हालांकि उसने बाहर निकलने के लिए अपने लिए एक रास्ता बना लिया था, पर वो फैंग युआन की स्पीड का मुकाबला कैसे कर सकता था? फैंग युआन आसमान में उड़ रहा था। कुछ अंधाधुंध डाइव बॉम्ब्स के बाद वो टाई रुओनन की तरफ उड़ा। ओह नहीं, उसका टारगेट यंग मास्टर है। टाई डाओकू ने तेजी से उसकी मदद के लिए आगे बढ़ा। फैंग युआन ने अचानक डायरेक्शन बदला और तेजी से टाई डाओकू के सामने उतर गया। मर! फैंग युआन का चेहरा ठंडा था। उसने टाई डाओकू से हाथापाई शुरू कर दी, बिना बचने या हटने की कोशिश किए, अपना खतरनाक रूप दिखाते हुए। टाई डाओकू भी बड़े हिम्मत वाला आदमी था। फैंग युआन से आमने सामने भिड़ गया। स्विफ्ट शैडो गू, हैंड ब्लेड गू, आयरन हैंड गू, कंसेक्यूटिव स्लैश गू, क्विक बैटल गेल, ब्लेड ची गू। वो पहले से हाई एक अटैक टाइप गू मास्टर था। जैसे ही उसने अपनी पूरी ताकत से हमला किया, उसके हाथ हवा की तरह चले और तलवार की परछाइयां तेजी से चमकी। फैंग युआन ने गोल्डन शील्ड गू एक्टिवेट किया, लेकिन उसके हमलों के नीचे वो जल्दी ही टूट गया। ब्रॉन्ज स्किन के डिफेंस के बावजूद फैंग युआन की खाल फाट गई और खून और मांस बाहर निकलने लगा। बस ऐसे ही टिके रहो। दूसरे लोग तेजी से अपनी दिशा बदलकर उसकी मदद के लिए आ गए। ओह नहीं, मेरा प्राइमिवल एसेंस खत्म हो गया। अचानक टाई डाओकू के हमले रुक गए। वो एक रैंक 3 गू मास्टर था और लगातार जोरों से लड़ रहा था। ए फ्लैट! इतने सारे हमलों के बाद उसका प्राइमिवल एसेंस सूख गया। बिना प्राइमिवल एसेंस के टाई डाओकू एक शेर से बीमार बिल्ली बन गया। फैंग युआन मुस्कुराया, उसकी गर्दन पकड़ी और मोड़ दी। क्रैक!
टाई डाओकू की गर्दन फैंग युआन ने आसानी से तोड़ दी। एक तलवारबाज एक्सपर्ट, टाई रुओनन का काबिल जनरल, बहादुर और हिम्मती, यहां अपनी जान गंवा बैठा। नहीं, टाई रुओनन ने यह देखा और उसकी ऊँग दुख और गुस्से से लाल हो गई, जैसे उसके अंदर गुस्से की आग जल उठी हो, जो यूज राख में बदलने की कोशिश कर रही थी। रैटन शेल ग्रास सोल्जर्स, उसके हुक्म पर, एक हरे रंग की लहर में इकट्ठे हो गए, आगे बढ़ते हुए फैंग युआन को निगलने की कोशिश कर रहे थे। हजारों घास के सिपाही, जिनकी ताकत उनकी संख्या में थी, वो पहले हाईफैंग युआन के लिए एक खतरा बन चुके थे। टाई रुओनन की एक नाक और मुंह से खून बह रहा था। अपने गु को इतनी तेजी से मैनिपुलेट करने से उसके दिमाग पर बहुत जोर पड़ा और इसका असर उसके शरीर पर भी होने लगा। रुओनन, जोश में होश मत खो। अपने गुस्से को खुद पर हावी मत होने दो। टाई बाजू ने यह देखा और उस याद दिलाया। लेकिन टाई रुओनन अपना होश खो चुकी थी। उसने अपने दोस्तों को अपनी यूं के सामने मरते देखा था। ये उसके लिए एक बहुत बड़ा झटका था। इसने उस अपने पिता की मौत का दर्द भी याद दिला दिया था। अभी भी बहुत बच्ची है। फैंग युआन ने टांस कसा, अपने पंख फड़फड़ाए और ऊपर उड़ गया। शानदार रैटन शेल ग्रास सोल्जर्स अपने निशाने से चूक गए और आपस में ही टकराकर एक गुच्छे में सिमट गए। न सिर्फ उनका फॉर्मेशन गड़बड़ हो गया, बल्कि इसने टाई बाजू और दूसरों के लिए हिलने की जगह भी नहीं छोड़ी। यही एक टीम की कमजोरी है। एक बार कोऑपरेशन टूटा तो तुम खुद ही उनके लिए सबसे बड़ा बोझ बन जाते हो। ही। काम का इस तरह का बंटवारा भी मेंबर्स को दूसरों पर हद से ज्यादा निर्भर बना देता है। दूसरों पर नहीं, खुद पर भरोसा करना, यही दुनिया का सच है। फैंग युआन आसमान में ऊंचाई पर उड़ रहा था, बैटलफील्ड को बिना किसी इमोशन के देखते हुए, और उसने अपनी नजर टाई आओ कई की तरफ घुमा दी। टाई आओ कई एक इन्वेस्टिगेटिव गू मास्टर था। लड़ाई की शुरुआत से ही वो किनारे पर घूम रहा था। उसकी स्पीड तेज थी, वो आसानी से भागकर मदद ला सकता था। वो फैंग युआन के अन सबको खत्म करने के प्लान के लिए बहुत जरूरी था। यूज हर कीमत पर मरना ही होगा। फैंग युआन को अपनी तरफ उड़ते देख टाई आओ कई का चेहरा पीला पड़ गया। फैंग युआन खून में नहाया हुआ था। उसके काले बाल, इंकी और पंख उस एक अवतारी राक्षस जैसा बना रहे थे। बेरहम और बहादुर, लेकिन उतना ही जालिम और मक्कार। टाई म्यू, टाई जियान हुआ और टाई डाओकू सब उसके हाथों मर चुके थे। यहां तक कि टाई बाजू भी उसका कुछ नहीं कर पा रहा था। इतने मजबूत दुश्मन के सामने वो फैंग युआन का मुकाबला कैसे कर सकता था? रैटन शेल ग्रास सोल्जर की सेना कभी टाई आओ कई का सहारा थी, लेकिन अब ये उसके लिए एक ठंडा मजाक बन चुकी थी। भागो, मुझे सनचा माउंटेन भागकर टाई क्लैन के 4 एल्डर्स को रिपोर्ट करना होगा। टाई आओ कई इधर गया था। उसने खुद को पीछे हटने का एक कारण दिया और तुरंत बैटलफील्ड छोड़कर तेजी से भाग निकला। भागो मत, वापस आओ अभी। टाई बाजू की नजर टाई आओ कई पर थी जो जंगल में भाग रहा था। उसने जोर से चिल्लाया। अगर टाई आओ कई पीछे रहकर उनके साथ रहता तो शायद उसके बचने का कोई चांस होता। लेकिन वो अकेला भाग गया। उसके पास प्राइमेवल एसेंस भी कम था और कल्टीवेशन भी कम। वो अपने 2 पैरों से दौड़कर जमीन की रुकावटों के साथ फैंग युआन से तेज कैसे हो सकता था? जैसा सोचा था, कुछ ही पाल में फैंग युआन उसका सर लेकर वापस उड़ता हुआ आया। अय गु यू फैंग जेंग, गु यू फैंग जेंग, तू मर गया, तू मर चुका है। ट्यून मेरे टाई क्लैन के लोगों को मारा है, तू पापी है, तेरे लिए कोई माफी नहीं है। अगर हिम्मत है तो भाग मत, मुझसे लड़ने से डरता है क्या? तेरे अंदर दम नहीं है, काय कहीं का, आ मुझसे लड़, मैं तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा और तेरी हड्डियों को पीस कर राख बना दूंगा। टाई बाजू हद से ज्यादा गुस्से में था, एक गरजती हुई चीख मार रहा था। फैंग युआन हंसा, उसके ताने में नहीं आया। पापी? है, मैंने पहले भी बहुत लोगों को मारा है, टैप तो तुमने मुझे पापी नहीं कहा? क्योंकि मैंने टाई क्लैन के लोगों को मारा, इसलिए मैं पापी विलन बन गया? ही, अगर ऐसी बात है, तो मुझे ऐसा पाप पसंद है। चलो कुछ और मारता हूं और अपने नाम पर कुछ और पाप जोड़ता हूं। ये कहकर फैंग युआन ने अपने पंख फैलाए और डाइव बॉम्ब करना जारी रखा। बाकी टाई क्लैन के गू मास्टर्स को मार डाला। टाई बाजू खून भरी आंखों से देखता रहा, गुस्से से लगभग खून की उल्टी करने वाला था। लेकिन वो रैटन शेल ग्रास सोल्जर्स के बीच फंसा हुआ था और उसकी स्पीड फैंग युआन से मैच नहीं कर सकती थी। वो टाई क्लैन के इन होनहार नौजवानों को अपने सामने मारे जाते हुए, अपनी जान गंवाते हुए देखता रहा। बहुत जल्दी बैटलफील्ड पर सिर्फ टाई रुओनन और टाई बाजू बच गए। मर, मैं चाहती हूं तू मर जाए। टाई रुओनन की एड़ खून से लाल थी। वो अपने दांत पीस रही थी और बस यही चांट कर रही थी।
उसने रैटन शेल ग्रास सोल्जर्स को अपनी हद तक एक्टिवेट कर दिया था, उसके शरीर से खून रिस रहा था, उसके पागलपन भरे एक्सप्रेशन के साथ मिलकर लोगों को डर लग रहा था। रूओनन, शांत हो जाओ, अभी शांत हो जाओ। टाई बाजू उसके पास दौड़कर गया, उसके कंधों को हिलाया। लेकिन टाई रूओनन पर इसका कोई असर नहीं हुआ, वो गहरी नफरत से फैंग युआन को घूर रही थी। फैंग युआन के नीचे रैटन शेल ग्रास सोल्जर्स एक गुच्छे की तरह इकट्ठे हो गए थे। लेकिन वो फैंग युआन को मार नहीं सकते थे, इसलिए भटकी हुई मक्खियों की तरह बिहेव कर रहे थे। टाई बाजू ने लाचारी से आह भरी, उसके पास बहुत अनुभव था, वो जानता था कि ये लड़ाई टाई रूओनन के लिए बहुत असरदार थी, जिससे उसकी मानसिक स्थिति टूट गई थी, नफरत और गुस्से से भर गई थी, वो लगभग अपने गुस्से के कब्जे में आ चुकी थी और थोड़े समय के लिए कोई मदद नहीं कर सकती थी। फैंग युआन वक्त वक्त पर अपने पंख फड़फड़ा रहा था, जिससे उसका शरीर हवा में टिका हुआ था। टाई क्लैन के सिर्फ 2 लोग बचे थे, लेकिन फैंग युआन ने अपने हमले रोक दिए, क्योंकि इन दोनों में से टाई रूओनन एक पागल कुत्ते की तरह थी, जबकि टाई बाजू के पास जबरदस्त लड़ने की ताकत थी, वो एक मुश्किल दुश्मन था। अगर फैंग युआन का ध्यान भटका तो उससे भारी चोट लग सकती थी। टाई रूओनन को देखते हुए फैंग युआन की ईद में सोच की चमक थी। टाई रूओनन इस हालत में अपना होश खो चुकी है, क्यों न मैं इन रैटन शेल ग्रास सोल्जर्स को यहां रखूं ताकि उसकी बची हुई मानसिक शक्ति भी खत्म हो जाए। जब उसका दिमाग टूट जाएगा तब मैं उसकी जान ले लूंगा। नहीं, इससे बेहतर तरीका है। वो टाई क्लैन की यंग मास्टर है, टाई बाजू को यूज बचाना ही होगा। मुझे इस टाई रूओनन को इनडायरेक्टली टाई बाजू पर हमला करने के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। अगर मेन यूज मार सका तो सबसे अच्छा होगा। टाई बाजू एक जाना माना एक्सपर्ट था, रैंक 4 अपर स्टेज कल्टिवेशन और अर्थ ओवरलॉर्ड गू के कारण उसकी लड़ने की ताकत नॉर्मल रैंक 4 पीक स्टेज गू मास्टर से भी ज्यादा थी। यूज किंग माओ माउंटेन छोड़ने के बाद फैंग युआन का सबसे शक्तिशाली दुश्मन कहा जा सकता था। ऐसे हमलों के सामने भले हाई फैंग युआन अपनी पूरी ताकत लगा दे, वो जीत नहीं सकता था। उसकी एक ही कमजोरी थी कि उसके पास लॉन्ग रेंज अटैक्स की कमी थी, लेकिन ये कोई जानलेवा कमी नहीं थी। लेकिन लड़ाइयां हालात के हिसाब से बदलती हैं, भले हाई टाई बाजू में कोई कमी ना हो, अभी उसके पास कोई था जिसे उस बचाना था। अनजाने में टाई रूओनन वो बंधक बन गई थी जिसे फैंग युआन यूज धमकाने के लिए इस्तेमाल कर रहा था। अगर मेन टाई बाजू को मार सका तो ये हुओ को भी मुझसे खतरा महसूस होने लगेगा। लेकिन मुझे सिचुएशन पर नजर रखनी होगी, हम इससे ज्यादा खींच नहीं सकते। हालांकि इन 7 टाई क्लैंसमैन ने यहां आने के लिए एक छुपा हुआ रास्ता चुना था। टाई क्लैन के 4 ओल्ड टाइमर्स उन्हें सपोर्ट करने आ सकते हैं। फैंग युआन ने अपने दिल में सोचा, खुद को याद दिलाते हुए। वो सावधान, सतर्क, शांत और तार्किक स्वभाव का था। वो खतरनाक परिस्थितियों में घबराता नहीं था और फायदे में होने पर घमंड नहीं करता था। टाई क्लैन के 4 ओल्ड टाइमर्स के पास एक कॉम्बिनेशन किलर मूव था, जिसे लिमिटलेस सर्च एंड लॉक कहते थे। अगर वो लॉक गू को गू मास्टर पर लगा दे तो वो कहीं भी जाए, वो उस ढूंढ सकते थे। ये पकड़ने का नंबर 1 तरीका था। उसकी पिछली जिंदगी में कॉन्ग री टियन भी इस किलर मूव का शिकार हुआ था, जिससे एक डिमोनिक एक्सपर्ट का पतन हुआ था। हालांकि फैंग युआन के पास बोन विंग्स गू था और वो जहां चाहे उड़ सकता था, आजाद और बिना किसी रोक टोक के, साथ ही उसके पास अटैक या एस्केप करने की भी काबिलियत थी, सब उसकी मर्जी के मुताबिक। लेकिन एक बार यूएस पर लॉक गू लग गया तो वो कहीं भी उड़े, आसमान के ऊपर या समुंदर के ऊपर, वो पकड़ा जाता। हमेशा कोई ना कोई होता है जो आपको नीचे ला सकता है, हर चीज में संतुलन होता है। हालांकि बोन विंग्स गू अच्छा था, पर वो दूसरे तरीकों से बंधा हुआ था। इस लड़ाई के इतने सफल होने का एक ही कारण था कि फैंग युआन के पास अपनी पिछली जिंदगी की यादें थी और वो टाई क्लैन के इन 7 लोगों के बारे में सब कुछ जानता था। दूसरा, उसने पहले की लड़ाई से उनके लॉन्ग रेंज मेथड्स को नाश्त और खर्च कर दिया था। उसके विचार असल समय में सिर्फ 1 सेकंड तक ही चले। फैसला करने के बाद फैंग युआन ने अपना प्राइमेवल स्टोन निकला ताकि अपना प्राइमेवल एसेंस रिकवर कर सके। एपर्चर का प्राइमेवल सी लेवल फिर से बढ़ने लगा। साथ ही उसने अपने शरीर का जायजा लिया, सेल्फ रिलायंस गू का इस्तेमाल करके कुछ गंभीर चोटों को ठीक किया। लन्नत है, ये देखकर टाई बाजू का दिल भारी हो गया, जैसे यूएस पर एक पहाड़ी चट्टान का बोझ हो। अगर लिटिल बीस्ट किंग लगातार हमला करता रहता तो वो खुश होता, लेकिन अभी फैंग युआन आराम से वक्त ले रहा था, ऊपर होने के मजे में नहीं डूबा था, बल्कि अपने हमले रोककर अपना प्राइमेवल एसेंस रिकवर कर रहा था और अपनी चोटें ठीक कर रहा था। यह लिटिल बीस्ट किंग इतना छोटा है,
लेकिन इतना शातिर और शांत कैसे हो सकता है? चैप्टर 363 1 vs 7 4/4। फैंग युआन की शांति ने टाई बाजू को हैरान और ठंडा कर दिया। जब लड़ाई शुरू हुई थी, टाई बाजू ने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि वो ऐसी सिचुएशन में होगा और नुकसान में होगा। लेकिन अब ये जाना माना एक्सपर्ट, टाई क्लैन का एक स्तंभ, ये मानने के अलावा कोई चारा नहीं था कि वो एक खतरनाक सिचुएशन में है। इस सिचुएशन का जिम्मेदार उसके सामने खड़ा ये नौजवान था। उसने अकेले 7 लोगों से लड़ा और उन्हें इस हालत तक पहुंचा दिया। आखिर उसने ये कैसे कर दिखाया? जिस पहल से लिटिल बीस्ट किंग सामने आया, उसके हर काम और हर लफ्ज एक गहरा और अनुमान से परे जाल था, जो हम सातों को सीधा उसमें खींच लाया। और इससे भी ज्यादा हैरानी की बात यह है कि उसके पास एक फ्लाइंग टाइप गू है और इतनी माहिर उड़ने की तकनीक भी। अपनी उड़ने की काबिलियत से उसने पहल अपने हाथ में ले ली है। वो जब चाहे पीछे हट सकता है और आगे बढ़ सकता है, जिससे आखिरकार ये सिचुएशन बनी एक तरफा कत्ल-ए-आम। टाई बाजू को सिचुएशन याद करके दिल में ठंडक महसूस हुई। फैंग युआन के पास इतनी लाजवाब उड़ने की तकनीक कैसे आई, ये सवाल अब सबसे डरावनी चीज नहीं थी। इस लड़के की असली खौफनाक चीज उसका दिमाग है। इतनी कम उम्र में उसके पास ऐसी मेटिकुलस प्लानिंग की काबिलियत कैसे हो सकती है? ये तो सीधा सीधा एक राक्षस है। अगर वो इसे सही रास्ते के लिए इस्तेमाल करता, तो वो राइचस पाथ का सबसे चमकता हुआ सितारा बन जाता। बदकिस्मती से उसने अपनी बुद्धि को बुरे डिमोनिक पाथ के लिए इस्तेमाल करने का फैसला किया। ये दुनिया के लोगों के लिए एक तबाही है। टाई बाजू को एक आहट हुई कि एक दिन उसके सामने खड़ा ये नौजवान पूरे सदर्न बॉर्डर के लिए एक आफत बनेगा। उस वक्त खून नदियों में बहेगा और जमीन को लाल रंग देगा, और अनगिनत जीव उसके बेरहम हमलों का शिकार होंगे। नहीं, मेरी अभी की सिचुएशन बहुत खतरनाक है। टाई रुओ नान लड़ नहीं सकती और मेरे लॉन्ग रेंज अटैक्स कमजोर हैं। लिटिल बीस्ट किंग दूसरी तरफ उड़ सकता है, इसलिए जब चाहे हमला कर सकता है या पीछे हट सकता है। पीछे हटो, हमें जल्दी से संचा माउंटेन जाकर चारों ओल्ड टाइमर्स से मिलना होगा। हालांकि टाई बाजू लंबे समय से मशहूर था, उसका दिल स्थिर था और शोहरत और फायदे से बहका नहीं था। वो अपनी पूरी ताकत नहीं दिखा पा रहा था, लेकिन अर्थ ओवरलॉर्ड गू के लगातार एम्पावरमेंट के नीचे टायरेंट स्ट्रेंथ गू मजबूत से मजबूत होता जा रहा था, फैंग युआन की हदों को पार करते हुए। लेकिन टाई बाजू अपनी शक्तियों के नशे में नहीं था। अपने अनुभव से वो अपनी सिचुएशन देख सकता था। लड़ते रहने का अंजाम सिर्फ तबाही था। सबसे समझदारी भरा फैसला पीछे हटना था। यूज इस बात की परवाह नहीं थी कि उसे एक जूनियर से पीछे हटने पर मजबूर किया जा रहा था। भले ही उसकी सारी इज्जत चली जाए, मरने से तो बेहतर था। और तो और, बड़े भाई ज़ुलैंग, मैं तुम्हारी बेटी को अपने सामने मरने नहीं दे सकता। ये सोचते ही टाई बाजू ने फैसला कर लिया और टाई रुओनन को खींचकर पीछे हटने लगा। भाग रहे हो? फैंग युआन की एड़ें अचानक सख्त हो गईं। यूज लगा कि सिचुएशन अजीब है। पीछे हटना टाई बाजू के लिए सच में सबसे समझदारी भरा फैसला था। ये जगह संचा माउंटेन के पास थी और अगर वो टाई क्लैन के चारों ओल्ड टाइमर्स को अट्रैक्ट करने में कामयाब हो गए, तो पीछे हटने की बारी फैंग युआन की होगी। मारो! फैंग युआन जाहिर है ऐसी सिचुएशन होते हुए नहीं देखना चाहता था। उसने अपना हाथ इशारा किया और अपने ऑल आउट एफर्ट गू के साथ स्ट्रेंथ ची गू को एक्टिवेट किया। बीस्ट फैंटम्स ठोस रूप में बदलकर जमीन पर उतरे, टाई बाजू को रोकते हुए। लेकिन टाई बाजू मजबूत था। उसके पंचेज और किक्स हवा की तरह सीटी बजाते और बिजली की तरह कड़कते हुए लग रहे थे। इन बीस्ट फैंटम्स को टीटा बितर कर रहे थे। फैंग युआन ने अचानक हमले का टारगेट बदल दिया। बीस्ट फैंटम्स सब टाई रुओनन की तरफ बढ़ गए। बेशरम! टाई बाजू ने गाली दी और टाई रुओनन को बचाने के लिए आगे बढ़ा। फैंग युआन इस पर जोर से हंसा। अगर टाई बाजू ने टाई रुओनन को छोड़ दिया होता और अकेला भाग गया होता, तो फैंग युआन यूज रोक नहीं पाता। लेकिन टाई बाजू टाई रुओनन को बचा रहा था। यह अपनी ही बर्बादी को बुलावा देना था, क्योंकि वो एक गू मास्टर था जो ऑफेंस में माहिर था, डिफेंस में नहीं। टाई रुओनन को बचाकर वो खुद की कुर्बानी दे रहा था, अपने ही हाथ पैर बांध रहा था, अपने दुश्मन की स्पेशलिटी से अपनी कमजोरी से लड़ रहा था। एक तरफ भागने वाले, दूसरी तरफ पीछा करने वाले, सिचुएशन एक स्टेलमेट में फैंस गई थी। चाहे टाई बाजू कितनी भी गालियां दे और उकसाए, फैंग युआन सिर्फ हवा में उड़ता रहा और बीस्ट फैंटम से हमला करता रहा। टाई बाजू फैंग युआन को मार नहीं सकता था और इसलिए चुपचाप मार खा रहा था। ऊपर से टाई रुओनन को बचते हुए उसके शरीर पर हल्की चोटें भी लग रही थी। वो सिर्फ रैंक 4 मिडिल स्टेज पर है, उसके पास इतना प्राइमेवल एसेंस क्यों है?
टाई बाजू अब उम्मीद खोने लगा था। उस नहीं पता था कि फैंग युआन के पास ना सिर्फ लिकर वर्म था, बल्कि हेवनली एसेंस ट्रेजर लोड्स भी था। प्राइमिवल एसेंस के मामले में वो रैंक 4 अपर स्टेज को पूरी टक्कर दे सकता था। फैंग युआन ने गुस्से से हमला किया, बिना रुके हमले करता रहा। अगर एक बीस्ट फैंटम बर्बाद हो जाता तो वो तुरंत दूसरा भेजे देता। बीस्ट फैंटम्स एक के बाद एक हमला करते, एक गिरता तो दूसरा आ जाता। खासकर कभी कभी आने वाले थंडर बोर और रॉक क्रोकोडाइल फैंटम जो टाई रुओनन को धमका सकते थे। टाई बाजू थक रहा था और धीरे धीरे हमले सहन नहीं कर पा रहा था। उसकी ताकत तेजी से कम हो रही थी। चारों ओल्ड टाइमर्स अभी तक क्यों नहीं आए? टाई बाजू दौड़ता रहा और संचा माउंटेन के पास आ चुका था, लेकिन उस अभी भी चारों ओल्ड टाइमर्स के कोई निशान नहीं दिखे। जो रास्ता उन्होंने चुना था वो बहुत छुपा हुआ था, और खबर लीक होने से बचाने के लिए उन्होंने जानबूझकर 2 दिन पहले ही निकलना शुरू कर दिया था। ये सारी तैयारी अब टाई बाजू के लिए एक रुकावट बन गई थी। टाई बाजू अब बहुत पैसिव हो चुका था। उसके शरीर पर चोटें लगातार जमा हो रही थीं और हल्की से भारी चोटों में बदल गई थीं। बीस्ट फैंटम्स अब उसके लिए ज्यादा खतरा बन रहे थे और उसके लिए आगे बढ़ना मुश्किल होता जा रहा था। टाई रुओनन उसके लिए सबसे बड़ा बोझ बन गई थी। वो लगातार झगड़ रही थी और टाई बाजू के पास उस बेहोश करके अपनी बाहों में उठाकर भागने के अलावा कोई चारा नहीं था। हम पहले ही पहाड़ की तलहटी के पास हैं, मुझे बस थोड़ी देर और टिकना है। टाई बाजू का शरीर कांप रहा था और उसकी नजर पहले ही धुंधली हो चुकी थी। क्या वो सच में भाग जाएगा? लन्नत है। फैंग युआन का चेहरा हवा से ये देखते हुए उदास हो गया। उसने और भी भयानक और लगातार हमले करने शुरू कर दिए। उसका ऑफेंस एक लहर की तरह बढ़ गया। जैसे ही वो संचा माउंटेन के पास आए, आसपास गू मास्टर्स दिखने लगे। वहां एक लड़ाई हो रही है, वो लिटिल बीस्ट किंग है। हे भगवान, क्या मैंने गलत देखा? जिसका पीछा किया जा रहा है वो प्रेजेंट एज ओवरलॉर्ड टाई क्लैन का स्तंभ टाई बाजू लग रहा है। लिटिल बीस्ट किंग तो जन्नत को चुनौती दे रहा है। वो रैंक 4 अपर स्टेज टाई बाजू का पीछा कर रहा है। जो गू मास्टर्स ने लड़ाई देखी वो सब हैरान और बेहद चौंक गए। कुछ राइचस गू मास्टर्स का दिल ठंडा पड़ गया जब उन्होंने टाई बाजू को पीछा करते हुए देखा, पानी में गिरे एक लाचार कुत्ते की तरह भागते हुए। बड़े भाई ली जियान, लिटिल बीस्ट किंग अभी तक क्यों नहीं आया? हम यहां इतने लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं, क्या तुम्हारी इंफॉर्मेशन भरोसेमंद है? एक अंधेरे कोने से हुमेरा ने अपने सामने पर्पल लाइट बैरियर को देखा और बोरियत से उबासी ली। आयन कैबिनेट गू से बने लाइट बैरियर में बाइनिंग बिंग अभी भी टाई क्लैन के चारों ओल्ड टाइमर्स से फंसी हुई थी। मेरी इंफॉर्मेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, चलो थोड़ा और इंतजार करते हैं, ली जियान ने यह कहा, लेकिन उसने अपने दिल में बड़बड़ाया, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैंने यूज टाई क्लैन के रिइंफोर्समेंट्स की खबर पहले ही दे दी थी। वो अभी भी खुद को कैसे रोक सकता है? कहीं ऐसा तो नहीं कि वो सच में बाइनिंग बिंग को बीच मझधार में छोड़ देगा? अगर लिटिल बीस्ट किंग सच में नहीं आया तो ऐसी बेरहमी ने ली जियान को भी सोचकर डरा दिया। लेकिन अगर वो उस बचाने आया तो दोनों तरफ नुकसान होगा और ऐसी अराजक लड़ाई में फायदा बहुत बड़ा होगा। जैसे ही दोनों धीरे धीरे बात कर रहे थे, उन्होंने कुछ शोर सुना। क्या हो रहा है? हुमेरा ने हैरानी से अपना सर घुमा कर देखा, लेकिन जैसे ही उसने नजारा देखा, उसका हैरान एक्सप्रेशन धीरे धीरे सुस्त हो गया और थोड़ी देर बाद वो शौक में बदल गया। जिस शख्स का वो इतनी तकलीफ से इंतजार कर रही थी वो आ गया, और वो भी हवा में शान से उड़ते हुए। 1 मिनट रुको, लिटिल बीस्ट किंग जिस शख्स का पीछा कर रहा है वो थोड़ा जाना पहचाना लग रहा है। ये क्या बकवास है? ये तो टाई बाजू है। टाई क्लैन का प्रेजेंट एज ओवरलॉर्ड का पीछा हो रहा है। तो लिटिल बीस्ट किंग रिइंफोर्समेंट को रोकने गया था। ली जियान इस पीछे पीछे को देखते हुए हक्का बक्का रह गया और गाली दिए बिना नहीं रह सका। जैसे हाई यूज एहसास हुआ, उस बेहद शौक और हैरानी हुई। लिटिल बीस्ट किंग सच में टाई क्लैन के रिइंफोर्समेंट को रोकने गया? उसके पास इतनी हिम्मत कैसे आई? क्या वो पागल है? नहीं, वो पागल नहीं है। वो लड़ाई जीत गया और अब टाई बाजू का पीछा कर रहा है। टाई बाजू रैंक 4 अपर स्टेज पर था, लेकिन उसकी लड़ने की ताकत इस लेवल से भी ज्यादा थी। यहां तक कि आम रैंक 4 पीक स्टेज गू मास्टर्स भी उसका मुकाबला नहीं कर सकते थे। यहां तक कि संचा माउंटेन पर 5 रैंक 4 पीक स्टेज गू मास्टर्स में से सिर्फ ही हुओ हाइज प्रेजेंट एज ओवरलॉर्ड से टक्कर ले सकता था। लेकिन अभी टाई बाजू का पीछा लिटिल बीस्ट किंग कर रहा था, और वो भी ऐसी बुरी हालत में। हे भगवान, क्या मैं कोई सपना देख रहा हूं? किसी ने अपना सर पकड़ लिया और एक विश्वास न करने वाले एक्सप्रेशन से देखा। ये दुनिया बहुत पागल है।
ये इतनी तेजी से बदल रही है। किसी ने अपनी सुनेहू से बड़बड़ाया। शुक्र है मेन लिटिल बीस्ट किंग के खिलाफ नहीं गया। ली जियान को खुशी महसूस हुई, लेकिन तुरंत ही डर लगा। नहीं, मुझे अभी भी फैंग झेंग से निपटने में सावधान रहना होगा। इस लड़के को आम समझ से नहीं आंका जा सकता। इतने कम समय में वो रैंक 4 मिडिल स्टेज तक पहुंच गया और उठ भी सकता है। हु मेरे ने अपना हाथ अपने दिल पर रखा। फैंग युआन की इस अजीब विकास की गाती से बेहद चौंक गई। डेमोनिक पाथ का बदमाश, जल्दी हमें उन्हें बचाना होगा। वो टाई बाजू है। टाई क्लैन के चारों ओल्ड टाइमर्स ने भी सिचुएशन को महसूस किया और तुरंत आयन कैबिनेट गू को हटाकर बचाने के लिए दौड़े। जहां तक फंसी हुई बाइनिंग बिंग या किसी और की बात है, उन्होंने परवाह करना छोड़ दिया। लेकिन बदकिस्मती से वो एक कदम पीछे रह गए। ने फिर भी एक कदम पीछे रह गया। टाई बाजू को बेहद कड़वाहट महसूस हुई। उसकी ईद धुंधली हो गई थी। उसके पूरे शरीर के घावों के दर्द ने उस पहले ही सुन कर दिया था और भारी चोटें इतनी बढ़ चुकी थी कि वो अब मरने की हालत में था। उसने पूरे रास्ते टाई रुओनन को बचाया और एक भी हमला यूएस तक पहुंचने नहीं दिया। कितने अफसोस की बात है कि ये लिटिल बीस्ट किंग नीचे आकर क्लोज कॉम्बैट में नहीं लड़ा। वारना मैंने यूज मार दिया होता। टाई बाजू को बहुत अफसोस हुआ। उसके पास एक ट्रम्प कार्ड था जो उसने नहीं दिखाया था। लेकिन फैंग युआन पूरे समय सावधानी से काम करता रहा, कभी नीचे नहीं उड़ा और सिर्फ हवा से हमला करता रहा। बाजू, टिके रहो, हम तुम्हें सपोर्ट करने आ रहे हैं। टाई क्लैन के चारों ओल्ड टाइमर्स ने एक साथ चिल्लाया और तेजी से दौड़े। हाँ, तुम बस एक कदम पीछे रह गए। टाई बाजू, तुम हार गए। फैंग युआन ने अपना सर पीछे फेंका और जोर से हंसा। एक रॉक क्रोकोडाइल फैंटम एक धमाके की आवाज के साथ नीचे गिरा, टाई बाजू को जमीन पर लुढ़काते हुए। टाई क्लैन के चारों ओल्ड टाइमर्स दौड़ते हुए आ रहे थे और बेहद पास द, लेकिन ये छोटा सा फासला बादलों और मिट्टी के बीच के फासले जैसा था। सब खत्म। फैंग युआन का एक्सप्रेशन ठंडा था। उसने इशारा किया और जानलेवा हमला किया। नहीं, अभी नहीं। आयन कैबिनेट गू। टाई बाजू ने अपनी आखिरी बची हुई एनर्जी का इस्तेमाल किया और अपनी हथेली टाई रुओनन की पीठ पर रखी। एक चौकोर आयन कैबिनेट तेजी से बना और टाई रुओनन को मजबूती से बैंड कर दिया। बीस्ट फैंटम ने हमला किया, टाई बाजू को टुकड़ों में चीर दिया, लेकिन आयन कैबिनेट हमेशा की तरह मजबूत था और अंदर बैठी टाई रुओनन को कोई चोट नहीं आई। नाजुक पाल में टाई बाजू ने अपनी आखिरी बचने की उम्मीद टाई रुओनन को दे दी। बाजू, टाई क्लैन के चारों ओल्ड टाइमर्स गुस्से और दुख में गरजे। वो सीन पर पहुंचे लेकिन एक कदम देर से। लिटिल बीस्ट किंग, हमारा टाई क्लैन तुम्हारे मरने तक चैन से नहीं बैठेगा। चारों ओल्ड टाइमर्स ने फैंग युआन को घूरा, जैसे वो उस काट कर मार डालना चाहते हों। ऐसा है क्या? मैंने 7 टाई क्लैंसमैन से लड़ा, जिसमें टाई बाजू भी शामिल है। मेरे हाथों अपनी जान गंवा बैठे। तुम 4 ओल्ड टाइमर्स भी मुझसे निपटना चाहते हो? तो उड़कर आओ और मुझसे लड़ो। फैंग युआन ठंडी हंसी हंसा। उसकी एंग में एक खतरनाक लुक उभरा जिससे लोग उसकी नजर से बच रहे थे। चैप्टर 364, सोरिंग रेप्यूटेशन। हे भगवान, लिटिल बीस्ट किंग 7 लोगों से अकेले लड़ा और जीत भी गया। यहां तक कि प्रेजेंट एज ओवरलॉर्ड भी अपनी जान गंवा बैठा। नंबर 1 नया सितारा। वो इस जनरेशन के डेमोनिक पाथ का नंबर 1 स्टार है। भीड़ में शोर मच गया। कई लोग आपस में चर्चा और फुसफुसा रहे थे। टाई क्लैन के चारों ओल्ड टाइमर्स ने अपना ऑरा छोड़ा और एक के बाद एक हमला करना शुरू कर दिया। लेकिन फैंग युआन ने अपने पंख फड़फड़ाए और हल्के से उनसे बच गया। उसकी फुर्ती ने भीड़ में हैरानी की आहें भर दी। तुम बुद्धे लोगों, मैंने अभी तक तुमसे मुझे फंसाने का हिसाब नहीं चुकाया है। बाइनिंग बिंग धीरे धीरे एक गंभीर चेहरे के साथ आगे बढ़ी। उसने फैंग युआन पर एक नजर डाली। उसकी नजर में जटिल भावनाएं छिपी हुई थी। जिन दिनों वो फंसी हुई थी, उन दिनों में फैंग युआन इतना आगे बढ़ चुका था। ना सिर्फ उसका कल्टिवेशन मिडिल स्टेज तक पहुंच गया था, बल्कि उसके पास इतनी माहिर उड़ने की तकनीक भी थी। इस कंट्रोल को देखते हुए सदर्न बॉर्डर को अब एक और उड़ने वाला एक्सपर्ट मिल गया था। आखिर उसने ये सब कैसे कर दिखाया? बाइनिंग बिंग ने एक बार अपनी उड़ने की स्किल्स ट्रेन करने के बारे में सोचा था, लेकिन उड़ने का मामला बहुत झंझट वाला था। इसके लिए जो प्रैक्टिस चाहिए थी वो बहुत ज्यादा थी और साथ ही इसमें बहुत समय लगता था और लंबे समय तक मेहनत करनी पड़ती थी। एनर्जी का खर्च बहुत ज्यादा था, लेकिन थोड़े समय में इससे कम ही नतीजे मिलते। इसलिए बाइनिंग बिंग ने ये नहीं किया। उसने कभी नहीं सोचा था कि फैंग युआन बिना किसी निशानी या शब्दों के अपनी उड़ने की काबिलियत को इस लेवल तक ट्रेन कर लेगा। ये तो सारी आम समझ से परे था।
कहीं ऐसा तो नहीं कि यूज थ्री किंग्स इनहेरिटेंस में कोई रहस्यमय चीज मिली हो? बाइनिंग बिंग ने नेचुरली इस पॉइंट पर सोचा। सच तो ये था कि फैंग युआन को इसकी सफाई देने की जरूरत नहीं थी, बहुत से लोग उसके परफॉर्मेंस को थ्री किंग्स इनहेरिटेंस से जोड़ेंगे। टाई क्लैन के चारों ओल्ड टाइमर्स के आयन कैबिनेट गू को हटाने से बाइनिंग बिंग आजाद हो गई। ए फ्लैट, फैंग और बाई के कोऑर्डिनेशन से सिचुएशन बेहद खतरनाक हो गई थी। चार ओल्ड टाइमर्स सतर्क द टाई रुओनन के आयन कैबिनेट गू को बीच में रखकर मजबूती से उसकी रक्षा कर रहे थे और फैंग युआन और बाइनिंग बिंग से बच रहे थे। फैंग युआन को आयन कैबिनेट गू को देखकर थोड़ी निराशा हुई। टाइबाजू आखिरी पल में पीछे हटने में नाकाम रहा था और फैंग युआन भी आखिरी कदम पर उनका पीछा करते हुए नाकाम रहा था क्योंकि वो टाई रुओनन की जान नहीं ले पाया था। कोई शक नहीं, वो एक खतरा थी, लेकिन टाई रुओनन के बिना मेन टाइबाजू को इतनी आसानी से नहीं मार पाता। इस पॉइंट पर मुझे इसे जाने ही देना होगा। फैंग युआन ने बाहर से मारने की इच्छा दिखाई, लेकिन उसका लड़ने का इरादा पहले ही कम हो रहा था। वो एक घमासान युद्ध में लगा हुआ था और उसके अपचर में प्राइमेवल एसेंस पहले ही कम था, जबकि टाई क्लैन के चार ओल्ड टाइमर्स बिल्कुल आराम में थे। साथ ही वहां बहुत ज्यादा दर्शक थे, बहुत से भेड़िए अंधेरे में शिकार करके कुछ फायदा उठाना चाहते थे। यहां तक कि ली जियान के भी ऐसे प्लान्स द तो दूसरों की तो बात ही क्या थी। ए फ्लैट, रुकने का टाइम है। फैंग युआन ने अंदर ही अंदर एक आ भरी और फिर साफ आवाज में चिल्लाया, टाई क्लैन के चारों ओल्ड टाइमर्स, मेरे पार्टनर ने तुम्हारे क्लैन के एक आदमी को मारा और तुमने उस अब तक फंसा कर रखा। मैंने तुम्हारे क्लैन के 6 लोगों को मारा है, तुम मुझे कब तक फंसा कर रखोगे? ये साफ प्रोवोकेशन सुनकर टाई क्लैन के चारों ओल्ड टाइमर्स की एड़ भड़की। लिटिल बीस्ट किंग, हद से आगे मत बढ़ो। तुमने हमारे टाई क्लैन के लोगों को मारा, एल्डर बाजू को मारा और टाई क्लैन की यंग मास्टर का पीछा किया। तुम पहले ही हमारे टाई क्लैन के कसम खाए दुश्मन बन चुके हो। मैं यहां कसम खाता हूं, मैं अपनी बाकी की जिंदगी दाव पर लगा दूंगा और कोई भी कीमत चुकाकर तुम्हें पकाऊंगा और डेमन सप्रेशन टावर के अंदर फेंक दूंगा और ये सुनिश्चित करूंगा कि तुम वहां अंतहीन यातना और सजा भोगते रहो। चारों ओल्ड टाइमर्स के हेड ने गुस्से में दहाड़ा। हालांकि उसने ऐसा कहा, उसने जोश में आकर कुछ करने की हिम्मत नहीं की। लिटिल बीस्ट किंग ने जो लड़ने की ताकत दिखाई थी उसने उस बहुत हैरान कर दिया था। और अगर उसके ऊपर बाइनिंग बिंग को भी जोड़ दिया जाए। हा, ठीक है, जब ऐसा ही है तो मैं भी टाई क्लैन को अपना कसम खाया दुश्मन मानूंगा। ए फ्लैट से, जब तक टाई क्लैन का कोई भी आदमी मुझे दिखेगा, एक दिखा तो एक को मारूंगा, दो दिखे तो दोनों को मारूंगा। फैंग युआन ने जोर जोर से हंसने के बाद अपने पंख फड़फड़ाए और चला गया। कई गू मास्टर्स, जिनके मन में खोट था, उनकी निराश नजरों के बीच वो अपनी मर्जी से चला गया। बाइनिंग बिंग भी चली गई। इस लड़ाई का नतीजा पूरे सांचा माउंटेन पर बिजली की रफ्तार से फैल गया। इस वक्त सांचा माउंटेन कैसी जगह थी? ये एक ऐसी जगह थी जहां थ्री किंग्स इनहेरिटेंस प्रकट हुआ था, एक ऐसी जगह जिस पर अनगिनत क्लान्स, राइचस पाथ के सदस्यों और डिमोनिक पथ के सदस्यों की नजर थी। जल्द ही फैंग युआन के अकेले 7 टाई क्लैंसमैन से भिड़ने और टाई बाजू को मारने की खबर पूरे सदर्न बॉर्डर में फैल गई। फैंग युआन की शोहरत आसमान छूने लगी। ... इस लड़के ने सच में टाई बाजू को मार दिया? क्या ये खबर पक्की है? यान क्लैन में जब यंग मास्टर यान जुन ने अपने अधीनस्थ से ये रिपोर्ट सुनी तो उस अपने कानों पर यकीन ही नहीं हुआ। टाई बाजू कौन था? वो लंबे समय से मशहूर था और प्रेजेंट एज ओवरलॉर्ड के नाम से जाना जाता था। उसके पास अर्थ ओवरलॉर्ड गू था और उसकी लड़ने की ताकत नॉर्मल रैंक 4 पीक स्टेज से भी ज्यादा थी। वो टाई क्लैन, जो टॉप क्लैंस में से एक था, का एक स्तंभ था और एक ऐसा एक्सपर्ट था जो अकेले एक क्षेत्र का जिम्मा ले सकता था। लेकिन उस असल में लिटिल बीस्ट किंग फैंग झेंग, एक जूनियर जिसकी कल्टीवेशन सिर्फ रैंक 4 मिडिल स्टेज थी, ने पीछा करके मार दिया। यह लिटिल बीस्ट किंग रेल्म्स को पार करके लड़ सकता है और टाई बाजू को मार दिया। आखिर यह है कौन? मैंने इसके बारे में पहले कभी नहीं सुना। यान जुन ने माथे पर बाल डालकर पूछा। उसके अधीनस्थ ने जल्दी से रिपोर्ट किया, यंग मास्टर, आप एक इमेमोरियल एरा के फैंटम पाथ इनहेरिटेंस में गए थे और 5 साल तक बंद तपस्या में थे। फैंग झेंग के बारे में ना जानना भी नॉर्मल है। ये शख्स सिर्फ 20 साल का है और डिमोनिक पथ का एक उभरता हुआ जीनियस सितारा है जो हाल ही के सालों में मशहूर हुआ है। ... लिटिल बीस्ट किंग फैंग झेंग? आजकल के नौजवान सच में डरावने हैं। नई लहरें पुरानी लहरों को लगातार बदल रही हैं, जबकि पुरानी लहरें किनारे पर ही मर जाती हैं। TSK। एक जंगल में फन टियनयू धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था जबकि वो अभी अभी मिली खबर के बारे में सोच रहा था। उसकी आंखों में एक जोश की चिंगारी भी थी।
मैंने सुना है कि लिटिल बीस्ट किंग उड़ने के तरीके इसलिए सीख पाया और इतनी जल्दी बड़ा हो गया क्योंकि यूज थ्री किंग्स इनहेरिटेंस से कुछ फायदे मायल थे। थ्री किंग्स इनहेरिटेंस। फंग टियन यू ने ये सोचा और उस तुरंत संचा माउंटेन की तरफ दौड़ने की इच्छा हुई। वो सदर्न बॉर्डर का एक मशहूर रिफाइनमेंट पाथ गू मास्टर था। किंग शिन इनहेरिटेंस उसके लिए बिल्कुल परफेक्ट था। डॉट डॉट डॉट। फैंग झेंग ने सच में 7 लोगों से लड़ा और 6 टाई क्लैंसमैन को मार दिया, जिसमें टाई बाजू भी शामिल था। शैंक क्लैन के 5 महान एक्सपर्ट्स में से एक होने के नाते, जैसे हाई एल्डर यी हुओ इनहेरिटेंस से बाहर आया, यूज ये अविश्वसनीय खबर मिली। टाई बाजू की लड़ने की ताकत उसके बराबर थी। फैंग युआन टाई बाजू को मार सकता था। क्या इसका मतलब यह है कि फैंग युआन यूज भी मार सकता है? ये कैसे हो सकता है? लेकिन ठोस सच्चाई ने सारे शकों और दावों को नकार दिया। जब ये हुओ को और भी डिटेल्स पता चली, तो वो धीरे धीरे समझने लगा, तो उसने उड़ना सीख लिया है और उस लड़ाई में इस्तेमाल कर सकता है। तभी वो 7 लोगों से लड़ पाया और टाइबाजू को मार सका। गू मास्टर्स के लिए उड़ने के तरीके सीखना और उन्हें लड़ाई में इस्तेमाल कर पाना का मतलब था कि उनकी लड़ने की ताकत में गुणात्मक वृद्धि होगी। इंसान जमीन पर चलने वाले जीव हैं और उनके पंख नहीं होते। यहां तक कि रेंजू के पास भी उड़ने की सहमता नहीं थी। उड़ना अपने आप में जन्नत के खिलाफ एक चमत्कार था। अगर कोई उड़ सकता है, तो जमीन पर घेरने की रणनीतियां लगभग कोई खतरा नहीं पैदा करेंगी। विशाल आसमान वो मंच बन जाएगा जो उड़ने वाले गू मास्टर्स को आज़ादी से घूमने देगा। वो हमला और बचाव कर सकते थे, आगे बढ़ सकते थे और पीछे हट सकते थे, लड़ाई का कंट्रोल मजबूती से अपने हाथ में रखते थे। सदर्न बॉर्डर में मशहूर उड़ने वाले गू मास्टर्स थे फेई यू वांग, लैन मेहे और होंग फेई यू। लोग उनसे डरते थे, उनसे लड़ना बेहद मुश्किल था और कोई भी उनसे दुश्मनी नहीं करना चाहता था। यी हुओ पर उड़ने वाले गू मास्टर्स का गहरा प्रभाव था, क्योंकि उसके पास एक परफेक्ट एग्जाम्पल था, वो था वेई यांग। वेई यांग को लाइट स्वॉर्ड्समैन कहा जाता था। वो रोशनी की तरह तेज और बिजली की तरह जल्दी बच सकता था। वो भी एक उड़ने वाला गू मास्टर था। उसकी योग्यता कम थी और कल्टीवेशन सिर्फ रैंक 3 पीक स्टेज तक थी, लेकिन वो शांग क्लैन का एक बड़ा आदमी बनने में कामयाब रहा। 5 एक्सपर्ट्स में से एक और यी हुओ, जो एक रैंक 4 पीक स्टेज गू मास्टर था, के बराबर मशहूर था। एक बार यी हुओ को लगा कि वेई यांग के साथ 5 एक्सपर्ट्स में गिना जाना एक अपमान है, इसलिए उसने उस लड़ाई के लिए चैलेंज किया। नतीजा उसके लिए निराशाजनक था। वेई यांग बैटलफील्ड पर बिना किसी रुकावट के घूम रहा था और वो उसका कुछ नहीं कर पा रहा था। अगर हम सिर्फ उड़ने की स्पीड को देखें, तो वेई यांग को सदर्न बॉर्डर में नंबर 1 कहा जा सकता है। लिटिल बीस्ट किंग उसकी तुलना नहीं कर सकता। हाल ही में क्लैन लीडर की मदद से वेई यांग रैंक 4 तक पहुंच गया है। यी हुओ ने अपने दिमाग पर दबाव बढ़ते हुए महसूस किया जब उसने ये सोचा। शैंक क्लैन के 5 महान एक्सपर्ट्स एकजुट नहीं थे, उनके अपने अपने गूथ थे और वो हमेशा एक दूसरे से लड़ते रहते थे। यी हुओ ने सैनचा माउंटेन आने का आदेश इसलिए स्वीकार किया था ताकि वो महान काम कर सके और शांग क्लैन का एक सदस्य बन सके, शांग क्लैन के लिविंग ट्रेजर डूर के अंदर के संसाधन प्राप्त कर सके और एक कदम आगे बढ़कर रैंक 5 गू मास्टर बन सके। फैंग युआन की लड़ने की ताकत उड़ने की काबिलियत से बहुत बढ़ गई, जबकि वो टाई बाजू लॉन्ग रेंज लड़ाई में कमजोर था और टाई रुओनन के बारे में भी चिंतित था, इसलिए लिटिल बीस्ट किंग ने यूज मार दिया। अगर हम सच्ची लड़ने की ताकत की बात करें, तो टाई बाजू लिटिल बीस्ट किंग से आगे है। कितने अफसोस की बात है कि मैं अब लिटिल बीस्ट किंग को भारती नहीं कर सकता। यी हुओ को यह समझकर बेहद अफसोस हुआ। फैंग युआन ने जो लड़ने की ताकत दिखाई वो शायद उसके बराबर ना हो, लेकिन उड़ने के तरीकों के साथ यी हुओ भी उसका कुछ नहीं कर सकता था। लिटिल बीस्ट किंग को मजबूर करना काम नहीं करेगा। उल्टा, इससे उसकी शोहरत खराब होगी क्योंकि फैंग युआन शैंग क्लैन का पर्पल थॉर्न एस्टीमेट गेस्ट था। इसके अलावा एक और कारण था, टाई क्लैन। लिटिल बीस्ट किंग ने अब टाई क्लैन से गंभीर दुश्मनी मोल ले ली थी। टाई क्लैन को भारी नुकसान हुआ था और वो जरूर लिटिल बीस्ट किंग से निपटेंगे, समझौता करने की कोई गुंजाइश नहीं थी। ऊपर से फैंग युआन ने सबके सामने बेहद घमंडी अंदाज में ऐलान किया था कि वो टाई क्लैन के लोगों को देखते ही मार देगा। अगर यी हुओ ने सच में लिटिल बीस्ट किंग को भारती कर लिया, तो यह टाई क्लैन से दुश्मनी मोल लेने के बराबर होगा। टाई क्लैन भी शांग क्लैन की तरह एक टॉप क्लैन था, राइचस पाथ का एक बड़ा पार्टी। इस समय यी हुओ को टाई क्लैन और शांग क्लैन के यूसीएच अधिकारियों दोनों से दबाव सहना पड़ेगा। डॉट डॉट डॉट। लिटिल बीस्ट किंग ने जरूर 3 किंग्स इनहेरिटेंस के कुछ राज पकड़े हैं, वरना उस अचानक इतनी गहराई से उड़ने की तकनीक कैसे मिल सकती है? ली जियान अपनी कुर्सी पर बैठा था, उसकी एड़ी एक लकीर में सिमटी हुई थी, उनके अंदर तेज रोशनी लगातार चमक रही थी।
उसके पास फैंग युआन के बारे में सारी डिटेल्स थी, लेकिन फैंग युआन का अचानक उड़ने के तरीके सीख लेना बिल्कुल अविश्वसनीय था और सारी आम समझ को तोड़ रहा था। भले ही उसने शांगक्लैन सिटी में कड़ी मेहनत की हो, यह संभव नहीं है कि इसके बारे में एक भी निशानी ना मिली हो। और वो वहां सिर्फ कुछ साल ही था, उसके पास इतना शक्तिशाली उड़ने का औजार कैसे हो सकता है? कहीं ऐसा तो नहीं? हुमेर अभी पास से सोच रही थी। थ्री किंग्स इनहेरिटेंस। एक दिव्या रोशनी की किरण उसके दिमाग से गुजरी और ली जियान ने मुंह से निकल दिया। एक पाल में लिटिल बीस्ट किंग के शांगक्लैन सिटी में थ्री किंग्स इनहेरिटेंस की जानकारी पर निर्भर होकर बड़ा मुनाफा कमाने की बात, उसके जानबूझकर बाइनिंग बिंग को बचाने में देरी करने और थ्री किंग्स इनहेरिटेंस में घुसने की बात, और हर बार इनहेरिटेंस से लाए गए सारे युद्ध लाभ, ये सारी घटनाएं ली जियान के दिमाग में एकजुट हो गईं और एक साफ सुराग बनाया। लिटिल बीस्ट किंग के पास जरूर थ्री किंग्स इनहेरिटेंस के कुछ राज थे। थ्री किंग्स इनहेरिटेंस के अंदर समय का प्रवाह बाहर की दुनिया से अलग था। वो एक गू इमॉर्टल ब्लेस्ड लैंड था। उसके उड़ने के तरीके सीखने का कारण जरूर थ्री किंग्स इनहेरिटेंस हाई था। यही बात होनी चाहिए। फैंग झेंग के पास थ्री किंग्स इनहेरिटेंस के राज हैं। हुमेर को भी एहसास हुआ। उसका फैंग युआन को मोहित करके उस अपना सेक्सुअल स्लेव बनाने का विचार अचानक और भी आकर्षक हो गया। फैंग युआन के पास अपनी पिछली जिंदगी की यादें थी और नेचुरली वो थ्री किंग्स इनहेरिटेंस के राज जानता था। इस गुप्त चर्चा में ली जियान और हुमेर ने अनजाने में सच का अनुमान लगा लिया था। प्रॉब्लम यह है कि जब हम ये जानते हैं तो हम और फायदा कैसे उठाएं? लिटिल बीस्ट किंग पहले ही बड़ा हो चुका है और यहां तक कि टाई बाजू भी उसके हाथों हार गया। वो ऐसा कोई नहीं है जिसके खिलाफ हम जा सकें। ली जियान ने अपनी जीभ चटकाई जबकि उसके विचार तेजी से चल रहे थे। हम नहीं कर सकते, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि दूसरे नहीं कर सकते। इंसानों को भड़काया जा सकता है। ही। हुमेर ने शोक अंदाज में हंसा। तुम कह रही हो कि हमें यह इन्फॉर्मेशन लीक कर देनी चाहिए? ली जियान ने थोड़ा सोचा और फिर अचानक अपनी जांघ पर थपकी मारी। क्या प्लान है, बॉस? ये एक बेहतरीन प्लान है। चैप्टर एंड।